कोई बताएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप के होते हैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और हाँ, जिसकी वजह से वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, या इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। ऐसी ही एक और प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था, मास। पढ़ा था ना, ग्रेविटेशन में मास भी क्या था, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। जैसे कोई मैटर है, फंडामेंटली बात करो, फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को और तोड़ करके हमको कुछ और नहीं मिलेगा, ये फंडामेंटल सबसे छोटा है। जब तुम इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई बात करते हो तो इसकी प्रॉपर्टी बताने की कोशिश करते हो ना, तो इसकी दो प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हो, इसको मत लिखना कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻³ साथ ही तुम इसका कुछ चार्ज भी बताने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम लोग को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो तुमको पता है भाई, दुनिया का कोई सा भी इलेक्ट्रॉन होगा, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन हो, उसके पास मास और चार्ज सेम है। ठीक है, तो ये उसकी क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, या इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का मतलब पता होगा, इंट्रिंसिक मतलब जो उसका खुद का है, एक्सट्रिंसिक मतलब जो बाहर से उसको मिलता है। तो सही बताया तुम लोगों ने, अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज इंट्रिंसिक या फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब मास की वजह से वो कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उसी तरीके से चार्ज की वजह से भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो कि होगी कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर अभी के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल देंगे। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके आगे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिखूंगा, मतलब सेम बात है। इसकी वजह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस भी करता है और एग्जर्ट भी करता है। मतलब अच्छे से लिखे तो ये भी लिखना चाहिए, इट एक्सपीरियंस एज वेल एज एग्जर्ट। मतलब समझो इस बात, एक चार्ज है मान लो, एक चार्ज यहाँ पे है, इसकी इस चार्ज की वजह से क्या कर रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा भी तो रहा है। समझ में आई बात? तो सिर्फ एक्सपीरियंस ही नहीं करता है, लगाता भी है इलेक्ट्रिक। ठीक है, इतना भी लिख दिए, चार्ज की डेफिनेशन तो कोई हमसे पूछेगा नहीं। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलो, सिंबल वगैरह क्यों दे देते हैं। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर? कौन है भैया वेक्टर, वेक्टर वाला कौन, स्केलर क्वांटिटी? ये क्या दिख रहा है, स्केलर वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, क्यों लगा, किसी को क्यों लगा वेक्टर है, क्योंकि वो प्लस माइनस दोनों है क्या, इस वजह से लगा क्या, ये पॉजिटिव फिर? चलो, अरे कोई तो बोला था ना वेक्टर, दो तीन लोग तो बोले थे वेक्टर। अब ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि कोई बोला ही नहीं था। हाँ, स्केलर क्वांटिटी यूनिट क्या है इसकी, एसआई यूनिट में कूलम में, सीजीएस यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, बट कभी काम नहीं आता, एसआई यूनिट ही काम का है, कूलम। हाँ, दो तरीके का होता है चार्ज। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। मतलब ये पूरी तरीके से क्या है, कन्वेंशन है। क्या होता है, कन्वेंशन। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा मतलब निगेटिव पॉजिटिव तो एक हमने नाम दे दिया ना, दो तरीके के लोग थे, हमने नाम दे दिया, ये पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर शुरुआत में ही उल्टे दे देते, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव बोल देते, तो प्रोटॉन क्या हो जाता, निगेटिव हो जाता। ठीक है, तो ये कन्वेंशन है, उसको पोलैरिटी बोलते हैं, पॉजिटिव निगेटिव जो भी बोल रहे हैं। चार्ज जो है हमारा दो तरीके का, पॉजिटिव या फिर निगेटिव।
अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहोगे? हाँ, क्वांटाइजेशन चलो प्रॉपर्टी है बट थोड़ी अपर लेवल की होगी, और बेसिक प्रॉपर्टी। हाँ हाँ, मतलब क्वांटाइजेशन भी सही है, 100% सही है। मतलब क्वांटाइजेशन पे जाने से पहले छोटी छोटी बात करते हैं कि हमें पता चला भाई पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज होता है। अब एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक जो चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। बचपन से पता है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। अब लाइक का मतलब क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज जीरो होता है। चलो ठीक है, इस पे थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, करेंगे। और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल तो वो तो फोर्स की बात हो गई, हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। चलो इस पे भी हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा। सारी बात मैं लिख दे रहा हूँ जो तुम लोग बोल रहे हो, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, किसी चीज को छोड़ूंगा नहीं। इसको मत सोचना कि स्किप कर। क्वांटाइजेशन बोला किसी ने बोला सुपर पोजिशन, किसी ने बोला भाई न्यूट्रल का मतलब है। चलो, न्यूट्रल बॉडी ध्यान रखना, इस पे लौट के आ जाएंगे हम लोग। पहली बात एकदम बेसिक सी बात करिए, सबको समझ में आ गया कि लाइक चार्जेस जो होते हैं रिपेल करेंगे। एक चार्ज और मास के बीच में, अब चूंकि हम लोग मास के लिए पढ़ ही चुके हैं सब कुछ, ग्रेविटेशन, क्या चार्ज और मास के बीच में कुछ कंपैरिजन या सिमिलरिटी या डिफरेंसेस बता पाओगे क्या? सिमिलरिटी तो ये भाई दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। हाँ, चलो डिफरेंसेस बताओ। हाँ, मास सिर्फ पॉजिटिव ही होता है, चार्ज पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसी आ रही थी, अट्रैक्टिव। वहीं जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ोगे तो अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव आएगी। मास कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। चलो फिलहाल ये भी कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। तुम ये मत बताओ, कोई पार्टिकल ऐसा हो सकता है क्या जिसके पास चार्ज हो लेकिन मास ना हो? कोई पार्टिकल ऐसा हो सकता है क्या जिसके पास चार्ज हो लेकिन मास ना हो? क्या कोई पार्टिकल ऐसा हो सकता है क्या जिसके पास मास हो पर चार्ज ना हो? ऐसा पार्टिकल हो सकता है, तुम लोग पढ़े भी हो। क्या हो गया, न्यूट्रॉन मास हो तो जो चार्ज होता है हमेशा किसी ना किसी पार्टिकल पे ही होगा। तो चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात भी किसी ने की थी, वो भी ध्यान रख रहे हैं। सारी बात करेंगे बट थोड़ा बेसिक से एडवांस लेवल पे जाने की कोशिश करें। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। सेकंड है, क्या बताया मैंने, चार्ज ऑलवेज, इसको ऐसे लॉजिकली सोचो, चार्ज तो किसी ना किसी पार्टिकल का ही तो होगा। अगर पार्टिकल है तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही होगा। समझ में आई बात? भाई चार्ज किसका होगा, या तो इलेक्ट्रॉन का होगा, तो प्रोटॉन का होगा, न्यूट्रॉन पे तो होता नहीं। मतलब कोई भी और चार्ज पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई चार्ज है, इसका कुछ मास भी तो है। समझ में आई? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये मास तो है इसके पास, बट ये बॉडी पूरी तरीके से क्या है, न्यूट्रल है। समझ में आई बात? अच्छा, अब न्यूट्रल वाली चीज को भी थोड़ा क्लियर कर दूं। न्यूट्रल कोई चार्ज होता है क्या, न्यूट्रल चार्ज कोई नहीं। अगर किसी बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है तो उस बॉडी को क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल। चलो, तो ये बात हो गई। और बताओ। और एक्सक्यूज मी तुम लोगों सर। ने कई सारी चीजें बता रखी हैं, चलो मैं ही बता देता हूँ कि चार्ज जो है जो चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कि एडिटिव, इसकी एडिटिविटी, ये क्या है, चूंकि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो मान लो कोई एक
बॉडी है, कोई सी भी एक रैंडम ऐसे बॉडी बना ली मैंने, इसके ऊपर कई सारे चार्ज हैं। Q1 पॉजिटिव चार्ज है मान लो, Q2 मान लो नेगेटिव है, Q3 भी पॉजिटिव है और Q4 भी पॉजिटिव है। कोई मुझसे पूछे इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना है, तो मुझे डायरेक्शन वगैरह तो का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि चार्ज तो कैसी क्वांटिटी स्केलर। तो कोई मुझसे इस बॉडी पे टोटल चार्ज पूछेगा तो मैं सिंपल क्या कर दूंगा, इनका एडिशन कर दूंगा, लेकिन एडिशन करते समय ध्यान देना है किसका, चार्ज के साइन का। तो मैं क्या करूंगा, Q1 प्लस Q2 सॉरी माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। बिल्कुल बेसिक लग रही होगी, लेकिन आगे बहुत सारी जगह काम आती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज +4 कूलम, -9 कूलम और 2 कूलम और 18 कूलम है। तो नेट चार्ज इस पे कितना आ जाएगा? तो ये हो गया 18 और 2 20 और 20 और 4 24। देखो साइन के साथ ऐड कर रहा हूँ, माइनस, इवन तो ऐड ही कर रहा हूँ बट ये माइनस है यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब हो गया, 20 24 और 9 हो गया 15 कूलम आ गया। अच्छा एक चीज और बताना जरूरी है कि यहाँ पे प्लस या माइनस को ऐसा मत देना देखना जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में देखते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग बोलेंगे कि 5 जो है -5 से बड़ा नंबर है ना, 5 -5 से बड़ा नंबर है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलूं किसी बॉडी के ऊपर 5 कूलम चार्ज है और किसी बॉडी के ऊपर -5 कूलम चार्ज है, तो क्या 5 कूलम वाला चार्ज ज्यादा हो गया क्या, या -5 वाला कम हो गया क्या? नहीं, यहाँ पे प्लस या माइनस किस लिए यूज हो रहे हैं, कम या ज्यादा दिखाने के लिए नहीं यूज हो रहे हैं, पोलैरिटी दिखाने के लिए यूज हो रहे हैं। किसके लिए यूज हो रहे हैं, पोलैरिटी के लिए। तो यहाँ पे ये टाइप बता रहा है, प्लस अलग टाइप बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि अलग टाइप का चार्ज है। ठीक है, अब किस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है किस पे निगेटिव जाता है उसको भी अभी देख लेंगे। तो एडिटिविटी समझ में आ गई। चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो किसी भी बॉडी पे नेट चार्ज निकालना होगा, सिंपल एडिशन कर दो विद साइन, लिख लो इसको। अच्छा एक और प्रॉपर्टी, सर कंजर्वेशन। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। अच्छा, सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो एक्सक्यूज होता है मी हमेशा सर। क्या होता है, कंजर्व रहेगा, हमेशा कंजर्व। अच्छा यही मास से डिफरेंस भी होगा क्या, मास ही हमेशा कंजर्व रहता है क्या? बोलो बोलो, रहता है क्या? नहीं रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं होता है, एक्चुअल में है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। कभी कभी मास एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है। लॉ तो मास और एनर्जी का जो सम है वो कंजर्व रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। बट मास हमेशा कंजर्व हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे न्यूक्लियर प्रोसेसेस में ऐसा होता है कि जब मास फॉर्म होता है तो कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, टूट के चली जाती है। तो जो इनिशियल का मास होता है फाइनल का मास अलग अलग होता है। तुम लोग पढ़ोगे, फिजिक्स में ही पढ़ोगे, चैप्टर है तुम्हारा सेकंड बुक में, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई चैप्टर है। तो वहां पे हम लोग देखते हैं जब कोई न्यूक्लियस का जो फॉर्म होता है, जब न्यूक्लियस बनेगा, कभी तो न्यूक्लियस बना होगा ना भाई, बन के तुमको दिख रहा है एटम, कभी तो फॉर्म हुआ होगा ना। तो जो न्यूक्लियस बनाने वाले पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका अलग से सम करो और बाद में बनने वाले न्यूक्लियस का सम करो। तो जो बाद में बनने वाला न्यूक्लियस है उसका मास जो होता है कम आता है। तो सवाल उठता है भाई वाला मास कम कैसे हो गया। अब ऐसी ही बात है कि मैं सामान शॉपिंग खरीदने गया करने गया, तो मैंने मान लो 1 kg शुगर ले ली, 2 kg राइस ले लिया और कुछ भी मान लो 1 kg सॉल्ट ले लिया। तो मेरा सामान कितना होना चाहिए, टोटल 4 किलो होना चाहिए ना, 3.5 किलो तो होना नहीं चाहिए। बट एक्चुअल में तो न्यूक्लियस स्केल पे ऐसा ही हो रहा है, 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन मिलकर मान लो कोई न्यूक्लियस बनाया, तो इनिशियल मास कितना होना चाहिए, 10 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 10 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। वही न्यूक्लियस का मास भी होना चाहिए, बट जब न्यूक्लियस का मास देखते हैं तो वो उससे कम आ जाता है। तो सोच रहे हैं कि भाई बाकी मास कहाँ गया, तो बाकी मास जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ तो एनर्जी में निकल के चला गया। समझ में आई बात? तो इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो हम लोग वहां पे पढ़ोगे, मतलब डिटेल में पढ़ोगे बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट क्या होता है न्यूक्लियस में। मतलब लॉजिकल सी बात है, तुमको थोड़ा केमिस्ट्री के टर्म में समझा दूं। क्या जरूरत है कि दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पास आके न्यूक्लियस बनाए, क्यों वो न्यूक्लियस बनाते ही हैं? हर कोई ऐसा स्टेट फॉर्म करना चाहता है, केमिस्ट्री में इतना पता है ना, कि लोएस्ट एनर्जी पे हो, कम एनर्जी पे हो।
तो मेरी भी एनर्जी ज्यादा है, इनकी भी एनर्जी ज्यादा है, इनकी भी एनर्जी ज्यादा है, इनकी भी एनर्जी ज्यादा है, अगर इंडिपेंडेंट घूम रहे हैं। अगर इंडिपेंडेंट घूम रहे हैं तो सबकी एनर्जी ज्यादा है, मतलब स्टेबिलिटी कम है। तो हम लोग कहेंगे चलो साथ में आ जाते हैं, न्यूक्लियस फॉर्म कर लेते हैं, तो हम लोग की जो कंबाइंड एनर्जी होगी शुरुआत वाली एनर्जी से कम हो जाएगी, तब हम लोग ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। और पूरे यूनिवर्स में सब कोई तो स्टेबल ही होना चाह रहा है, इसीलिए तो न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, नहीं तो न्यूक्लियस फॉर्म ही क्यों होता। समझ में आई बात। तो वही होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कंजर्व ऐसा कोई जरूरी नहीं है न्यूक्लियर प्रोसेसेस में, मतलब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है, या एनर्जी भी मास में कन्वर्ट होता है। तो चार्ज हमेशा लेकिन क्या होता है, कंजर्व होगा, चार्ज क्या हमेशा कंजर्व होगा। तो इसको लिख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, द नेट चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। जो नेट चार्ज है सिस्टम का वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब, आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब, मैकेनिक्स में भी हम लोग यूज करते थे। हाँ, बाहर से हम लोग कहीं से एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, जो सिस्टम का पार्टिकल है आपस में एक्सचेंज इंटरेक्शन कर रहे हैं, बाहर से कोई इंटरेक्शन हो नहीं रहा है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। चलो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। ये कोई सिस्टम है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका दिन मतलब बाहर किसी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इसमें कुछ चार्ज है, 9 कूलम, -4 कूलम, 7 कूलम, 3 कूलम। ठीक, शुरुआत में इतने चार, ये चार्ज तो कहाँ होंगे, किसी ना किसी पार्टिकल पे तो होंगे भाई ये। तो जब मैं बोलूं चार्ज रखा है, मतलब वहां पे कोई पार्टिकल होगा जिसके ऊपर ये चार्ज रखा है। शुरुआत में चार चार्ज थे, समय बीता, अब ये चार पार्टिकल है, ये चार पार्टिकल आपस में क्या किए, इंटरेक्ट किए, और जब इंटरेक्ट किए तो मे बी उन्होंने चार्ज क्या किया होगा, मतलब चार्ज का लेना देना किया, किसी ने चार्ज किसी को दे दिया, किसी ने किसी से चार्ज ले लिया। कुछ समय बाद मैं इस सिस्टम को देखता हूँ, सेम सिस्टम है ये, मैं सोच लेना दूसरा सिस्टम बना रहा हूँ, कुछ समय बाद की सिस्टम की पिक्चर में बना रहा हूँ, सेम डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वही सिस्टम कुछ समय बाद, वही सिस्टम, दूसरा सिस्टम नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ भाई, ये मत सोच लेना दूसरा सिस्टम है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, से वो दिखाते ना मूवी में, आफ्टर सम टाइम। हाँ, तो चार पार्टिकल थे, बातें नहीं। कुछ समय बाद जब मैंने सिस्टम को देखा, तो मैंने देखा कि जो पहला वाला चार्ज पार्टिकल था उसके ऊपर 11 कूलम का चार्ज आ गया, सेकंड वाले पार्टिकल के पास -6 कूलम आ गया, थर्ड वाले पार्टिकल के पास 3 कूलम आ गया, फोर्थ वाला पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज आया ये हमसे पूछ रहा है। कितना, 7, देख लो मतलब कैलकुलेट करके। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, बताओ तुम लोग, कुछ है नहीं, बिल्कुल बच्चों का क्वेश्चन। 7 +7, हाँ ये भी बताना जरूरी है, +7 की -7, देखो कुछ भी नहीं करना। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका बाहर के किसी चार्ज से लेना देना नहीं है, इधर इधर भी है, बाहर के किसी चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। टोटल चार्ज सिस्टम पे कितना है, सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना है, 9। अब देखो यहीं पे एडिटिव प्रॉपर्टी यूज होगी कि हमें सिस्टम का टोटल चार्ज जानना है, तो क्या कर दो, सिंपल एडिशन कर दो। 9 7 कितना हो गया, 16, और 3 19, और 19 -4 मतलब 15 कूलम। अब इस सिस्टम पे टोटल चार्ज 15 कूलम है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे सिस्टम के ये चार्ज इंडिविजुअल चार्जेस चेंज हो जाए, बट ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा, 15 कूलम भी, क्योंकि बाहर से तो कुछ भी चार्ज आया भी नहीं ना, चार्ज गया कहीं बाहर। कितना हो गया, अब देखो 11 कूलम +3 कूलम -6 कूलम, इसको मान ले रहा हूँ इस पे x चार्ज है, कुल मिला करके तो 15 ही होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक फिजिक्स कर, मतलब क्या कर रहे हैं, मैथ कर रहे हैं। 14 -6 मतलब 8 प्लस x इज इक्वल टू 15, x कितना आ गया, 15 में 7 कूलम, तो मतलब कुछ समय बाद इस पे 7 कूलम का चार्ज हो। तो क्या किया, दो चीज यूज कर लिया हमने, टोटल चार्ज जानने के लिए एडिटिव प्रॉपर्टी यूज कर ली, फिर हमें
ये इसके पे चार्ज पता करने के फिर हमने कहा कि भाई चार्ज तो क्या रहेगा, ओवरऑल चार्ज क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। दो प्रॉपर्टी यूज की, बस लिख लो इसको, फिर आगे चलते। एक लाइन ही काफी थी बट ठीक है। कंजर्वेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं अच्छे अच्छे, मतलब डायरेक्टली वेरीफाई करने के लिए रिजल्ट या कुछ भी। सर हाँ बोलो। चार्ज फॉलो वेव नेचर। चार्ज पहले, चार्ज फॉलोज वेव नेचर, इट इज पॉसिबल। तन्मय तो है, ये नाम थोड़ी पूछ रहे थे। क्या पूछ रहा है ये बात किसी को सुनाई दे, लिख के दो, मैसेज में लिख दो क्या लिख रहे हो। आवाज नहीं क्लियर आ रही, मैसेज लिख दो। बात नहीं, बात नहीं। चलो ये देख लिया। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कंजर्वेशन, एडिटिविटी, और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी क्वांटाइजेशन। अच्छा, क्वांटाइजेशन वर्ड कभी जिंदगी में पहले पढ़े हो? पढ़े हो? हाँ, हाँ तो क्या पढ़ लिया क्वांटाइजेशन? क्वांटम पढ़े थे, क्वांटाइजेशन पढ़े थे? हाँ, एनर्जी क्या है? सही। हाँ मतलब, हाँ इंटीग्रल मल्टीपल। और एक जगह पढ़े हो, चलो एक बात बताए, सही बताए, और कहीं पढ़े हो? ये बातें इसलिए पूछा हूँ जो तुम्हारी प्रीवियस नॉलेज है उससे तुम करेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सही बता रहे हो, ठीक है। तुम लोग पढ़े हो भाई कि कोई फोटोन है जिसका वेवलेंथ लैम्डा या फिर जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो एक फोटोन के लिए जो एनर्जी रहेगी तो एच न्यू रहेगी, और एन के लिए एन एच न्यू रहेगा। ठीक है, एक तरीके से है, लेकिन चलो एक जगह और पढ़े हो। चलो हिंट दे देता हूँ, बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़े हो। हाँ पढ़े हो भैया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, इसको लिख लिया चलो, जो एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच बाई टू पाई के। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 एच बाई टू पाई हो जाए, टू या 2.5 एच बाई टू पाई या 1.1 एच बाई टू पाई हो जाए। सिर्फ और सिर्फ वही एंगुलर उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है जहां पे जो एंगुलर मोमेंटम है एच बाई टू पाई का क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल, या तो 1 एच बाई टू पाई या 2 एच बाई टू पाई या 3 एच बाई टू पाई। इसी इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट घूम सकता है। ठीक, चलो तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है, तुमको पहले से आता है, तुम लोग समझदार हो। कंजर्वेशन और फिफ्थ क्वांटाइजेशन। देखो उसने कुछ मैसेज आ गया, मैसेज। चार्ज फॉलोज वेव नेचर, अरे बाप रे बाप। चार्ज फॉलो भैया, चार्ज क्या है? चार्ज प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या वेव नेचर फॉलो करेगी, जो अपने वेव खुद ही एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी को क्या फॉलो करेगी? अरे पार्टिकल नेचर और वेव नेचर तो खुद में प्रॉपर्टी है, समझो बात को। या तो मैं पार्टिकल नेचर शो करूंगा या तो वेव नेचर शो करूंगा ना, तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई ना पार्टिकल या वेव नेचर। और चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है, तो एक प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी, इसका कोई मतलब थोड़ी है। समझ में आई बात? या तो ये बोलो कि भाई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल पार्टिकल नेचर फॉलो करेगा या वेव नेचर फॉलो करेगा, या प्रोटॉन पार्टिकल नेचर फॉलो करेगा या वेव नेचर फॉलो करेगा। चार्ज ये मतलब क्वेश्चन का ही कोई मीनिंग नहीं था, बट कोई बात नहीं, तुमने पूछा, ठीक है। समझ में आई बात? एक प्रॉपर्टी वो दोनों ही चीज प्रॉपर्टी है। फिफ्थ, क्वांटाइजेशन ऑफ, एडिटिव नेचर देख लिया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देख लिया। अब देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब। जैसे तुम लोग को पता ही चल गया है कि क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि हमेशा किसी इंटीग्रल के स्टेप में जा पाए ना। तो इससे पहले तुमको बताता हूं, तुम मुझे ये बताओ कि पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में सबसे छोटा चार्ज कितना हो सकता है? हाँ, और साथ में +1.6 भी बोल सकते हो, क्योंकि प्लस यहाँ पे ज्यादा नहीं हो गया, सिर्फ पोलरिटी बता रहा है। समझ में आ गया? जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है, जितना चार्ज प्रोटॉन पे है, वही सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, उससे ज्यादा छोटा चार्ज कभी हमको मिलेगा नहीं, इसीलिए इसको बोलते भी हैं क्या, फंडामेंटल चार्ज। और इसको डिनोट किससे करते हैं? ई से।
ठीक, इसे डिनोट करते हैं। अगर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होंगे, चलो मैं लिख देता हूं एक लाइन। अगर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे होंगे, सिर्फ पोलरिटी का चेंज डिफरेंस आएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। और जब चार्ज ऑन प्रोटॉन की बारे में बात कर रहे होंगे तो आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके मतलब इसीलिए मैं बोल रहा था, इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि ये उससे ज्यादा है, दोनों में सेम ही चार्ज है ना, तभी तो न्यूट्रल रहता है एटम। अगर ये ज्यादा होता तो न्यूट्रल कैसे रहता? समझ में आई बात? तभी तो दोनों तो इक्वल और अपोजिट है ना, इसीलिए न्यूट्रल रहता है एटम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, इससे ज्यादा छोटा चार्ज हमको कहीं मिलता नहीं है पूरे नेचर में। मिलता है बट फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन कुछ और पार्टिकल होते हैं, क्वार्क जिनको बोलते हैं, कभी सुना हो, अगर नहीं सुना तो भी अच्छी बात है। क्वार्क, क्वार्क ये भी पार्टिकल्स होते हैं, बट ये इंडिपेंडेंटली नहीं पाए जाते। हमेशा ये लोग मिल करके प्रोटॉन बना लेंगे या तो मिल करके न्यूट्रॉन बना लेंगे। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है? प्रोटॉन नहीं है क्या भाई? तीनों फंडामेंटल है ना? तीनों फंडामेंटल नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है। फंडामेंटल का क्या मतलब? अगर उसको तोड़ेंगे तो हमको कुछ मिलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा यूनिट है। लेकिन तो कहते सर प्रोटॉन को तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? प्रोटॉन को तोड़ेंगे तो क्वार्क मिल जाएगा। प्रोटॉन बनता है दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से, ये सब लिखो मत, लिखो मत। और एक न्यूट्रॉन बनता है एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क से। प्रोटॉन किससे? दो अप और एक डाउन, अप अप डाउन। और न्यूट्रॉन बनता है एक अप दो डाउन से। अब इसका भी चार्ज होता है जो कि इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होता, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी नहीं करते। तो हमारे सिलेबस के लिए जितनी बातें हैं वो मैं बताता हूँ। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात जब कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? फंडामेंटल चार्ज का। इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? फंडामेंटल चार्ज का। तो लिखते हैं इसको, द नेट चार्ज ऑन ए बॉडी, द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी is the net charge on a body is integral multiple of fundamental चार्ज। ऐसा ही तो होगा, सिंपल सी बात है। मानो एक बॉडी है, मत लिखो अभी। मानो एक बॉडी शुरुआत में न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। समहाउ इसने 10 इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से उठा लिए, 10 इलेक्ट्रॉन कहीं से अट्रैक्ट कर लिए, किसी दूसरे बॉडी से ले लिए होंगे। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? तो माइनस में आ जाएगा पहली बात। पहले तो इसके ये न्यूट्रल थी, इसका मतलब जितने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही उसके ऊपर क्या थे? नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब उसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे उसके कंपेरिजन में 10 ज्यादा हो गए, प्रोटॉन तो उतने ही रह गए। तो इसके ऊपर चार्ज जो आ गया, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था -1.6 इंटू 10⁻19, और ऐसे तो 10 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो इतना निगेटिव चार्ज इस पे आ गया। इसी तरीके से किसी बॉडी से तो इसने चार्ज लिया होगा ना, उसके ऊपर क्या हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो उसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो गए एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन, सॉरी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? प्लस में आ जाएगा 10। जितना ही चार्ज इसमें निगेटिव आएगा उतना ही इस पे क्या आ जाएगा? प्लस में आएगा। अब लॉजिकली सोचो, क्या ये वाली बॉडी इससे 10.5 इलेक्ट्रॉन ले सकती थी क्या? अरे भाई 10.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है। क्या 1.1 इलेक्ट्रॉन ले सकती थी क्या? नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो अब ये इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं क्वांटाइजेशन को, कि नेट चार्ज ऑन ए बॉडी, नेट चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। तो भाई फंडामेंटल चार्ज तो किसी पार्टिकल पे रहेगा, और ये तो हमेशा इंटीजर में ही रहेगा ना, कि 1.1 हो सकता है इनकी वैल्यू? नहीं हो सकता, क्योंकि 1.1 इलेक्ट्रॉन कैसे ले पाएगा, 3.5 इलेक्ट्रॉन कैसे ले पाएगा? हमेशा एन की वैल्यू क्या होगी? इंटीजर होगी, बस बात खत्म हो गया। तो अगर मैं बोल दूं कि भाई इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 10 और चार्ज ले लेना माइनस के साथ, कोई बोल दे 10 इलेक्ट्रॉन कम है, प्लस के साथ ले लेना 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बात समझ में आई नहीं आई? कम आई? कुछ कठिन बात नहीं है, ये बात समझ लो कि भाई जो
चार्ज है सबसे फंडामेंटल किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन या तो फिर प्रोटॉन के ऊपर, और प्रोटॉन तो कहीं घूमता नहीं, वो तो न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है, चलता कौन है, इलेक्ट्रॉन जाता है इधर उधर। किसी ने, किसी एक बॉडी ने, मान लो ये तो बॉडी, इसको रब कर दिया ऐसे, मान लो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो या तो 100 करेगा, या तो 1000 करेगा, या तो लाख करेगा, 99.5 तो नहीं करेगा ना। डिटॉल तो है नहीं 99.5% कीटाणुओं को मारेगा, 99.5 इलेक्ट्रॉन तो ये ले नहीं पाएगा, तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज आएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होगा। यही है, एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4, ऐसी ही वैल्यू लेगा, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, ठीक। चलो तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ, हाँ लिख लो इसको। फंडामेंटल चार्ज का मतलब समझ लेना, ई से डिनोट करते हैं हम लोग, ई से। एक होमवर्क लिख लो, करके लाना घर पे, कैलकुलेशन है ज्यादा सा, 2 क्वेश्चन है एक्चुअली। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, करके रखे होगे शायद, देखना तुम, कि 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है एक्चुअली। 1 कूलम जो है ना, जनरली हम लोग मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम की बात करेंगे, 1 कूलम इज अ वेरी बिग चार्ज। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, इसका मतलब समझ में आ रहा है। तो ये बॉडी है और उसके ऊपर 1 कूलम का चार्ज है, तो उसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। एन पता करना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमको पता ही है, एन की वैल्यू आ जाएगी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। घर पे सॉल्व करना, 6.25 इंटू समथिंग आएगा 10 की पावर, अब सॉल्व करना, सब बता ही दिया। हाँ, एक बात और तुमसे अगर पूछूं, अभी अभी मैंने बोला कि भाई चार्ज हमेशा किसी मास के साथ ही आता है, मतलब किसी ना किसी पार्टिकल पे होगा, कह दो सर इसकी वजह से रिपल्शन या अट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अच्छा, लेकिन वो क्वेश्चन अभी नहीं दे सकते, चलो ठीक है, वो होमवर्क रहने देते हैं, बस डिस्कस कर लेते हैं। मान लो एक प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास मास भी तो है भाई, तो वो अट्रैक्ट भी तो करेंगे और वो रिपेल करेंगे किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। लेकिन पूरे चैप्टर में जब भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों, क्या। हाँ, एक तो बात हो गई कि भाई ग्रेविटेशनल का जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 में, और इधर जिसको थोड़ा बहुत भी कूलम्स लॉ पता होगा तो उसको पता होगा यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है 9 इंटू 10⁻9, 10⁻9 और 10⁻11, 10⁻20 टाइम्स, 10⁻20 टाइम्स अपने आप में बहुत ज्यादा हो गया, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये 20 गुना नहीं है, 10⁻20 टाइम्स है, 10⁻2 भी 100 गुना हो जाता है, 10⁻20 टाइम्स, ये तो सिर्फ कांस्टेंट हो गया। उसी तरीके से मास प्रोटॉन का देखो 10⁻27 में है, चार्ज कितना है 10⁻19 में, अगेन 10⁸ का डिफरेंस तो एक में आया, ऐसा तो स्क्वायर होगा। समझ में आई बात। तो जब तुम दोनों फोर्स का कंपैरिजन करोगे, हालांकि ये होमवर्क नेक्स्ट क्लास में दूंगा जब कूलम्स लॉ बता दूंगा, तो निकल के आएगा भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 10⁻42 या 41 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, 10⁻42 या 41 टाइम्स कुछ इस टाइप का डेटा निकल जाएगा, डिपेंड कर रहा है हम इलेक्ट्रॉन के साथ कर रहे हैं कि प्रोटॉन के साथ कर रहे हैं या। ठीक है, तो इसलिए जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, तो भाई ग्रेविटेशनल को तो आराम से निगलेक्ट करते हैं, अरे 1000 गुना भी होता है तो निगलेक्ट कर देते हैं ना। अरे हमारा मास, एक छोटा सा कीड़ा है, ठीक है, उस कीड़े का मास कितना होगा भाई, अरे 1 आध ग्राम होगा। हाँ, मेरा वेट कितना, 64 65 kg है, तो कितने गुना हो गया, ये कितने टाइम्स हो गया, अरे 1000 10,000 गुना कुछ हो रहा होगा, 10⁻4 5 टाइम्स होता है, तो भी हम अपने और कीड़े के साथ बात करें तो उसके मास को निगलेक्ट कर देंगे, और यहाँ तो 10⁻42 टाइम्स जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है निगलेक्ट कर देंगे। कहते हो सर हर जगह फिर निगलेक्ट ही कर देना चाहिए, ग्रेविटेशन की तो कुछ है ही नहीं, पढ़ ही क्यों रहे हैं फिर।
ग्रेविटेशन वाला पार्ट तब सिग्निफिकेंट हो जाता है जब मासेस बड़े-बड़े हो जाते हैं, जब प्लैनेट्स की बातें होने लगती हैं, और ओवरऑल जब कोई प्लैनेट की बात करोगे तो वो न्यूट्रल भी होता है। ओवरऑल कोई प्लैनेट रहता है तो वो न्यूट्रल है या थोड़ा बहुत चार्ज है उसमें। तो जब मास बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और ओवरऑल चार्ज बहुत कम हो गया, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाती है, फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करने लगती है, डोमिनेट करने लगती है। इसीलिए जब हम लोग ये पढ़ते हैं कि भाई सन के अराउंड प्लेनेट घूम रहा है, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम थोड़ी लेते हैं, तो वहां क्या बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। लेकिन अभी जब तुम पढ़ रहे हो एटम पढ़ रहे हो, बोहर्स मॉडल, तो पढ़ रहे हो कि भाई वहां पे न्यूक्लियस रखा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तब के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर को एम वी स्क्वायर आर के बराबर करते हो, तब तुम नहीं नाम लेते हो कि भैया प्रोटॉन और के पास भी तो मास था, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि वहां तो नेग्लेक्ट हो गया ग्रेविटेशनल। समझ में आई बात। और ऐसे भी तुमको बहुत पहले बताया था, दुनिया में 4 ही तरीके की फोर्स होती है, 4 तरीके की फोर्स, कोई भी फोर्स हो, टेंशन, फ्रिक्शन, ये सबको 4 में ही क्लासिफाई कर दोगे। कौन कौन सी? एक होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। ये लेकिन इसके साथ दिक्कत है, इसके साथ दिक्कत है, सबके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत है, या कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉल सबका। इसके साथ दिक्कत है, ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स, इसकी रेंज कितनी? ये सिर्फ फर्मी ऑर्डर में लगती है। भाई फर्मी ऑर्डर में तो न्यूक्लियस होता है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर ही पाई जाती है, इसलिए इसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। खुद से लॉजिक सोचो, तुम लोग पढ़े हो लेकिन तुम लोग दिमाग नहीं लगाए। तुम लोग पढ़े भाई न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है, तुमको अभी पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में भी कि भाई प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन अपने आपस में तो कोई फोर्स लगाएंगे नहीं, ग्रेविटेशन को तो भूल ही जाओ, इस लेवल पे ग्रेविटेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन को तो एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए था। भाई सारे प्रोटॉन को तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, तो एक साथ क्यों बैठे हुए हैं? और वो भी ऐसे बैठे हुए हैं कि उनकी डेंसिटी तुम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में पढ़े हो कि भाई 10 की पावर 17 के ऑर्डर की है, कि पूरा का पूरा एटम तो खाली ही होता है, सब कुछ छोटी जगह में एक न्यूक्लियस बना बैठा हुआ है। मतलब एकदम हाईली डेंस मॉडल। हाईली डेंस है ना न्यूक्लियस तो, पढ़े हो ना। लेकिन एक न्यूट्रॉन तो एक प्रोटॉन तो दूसरे न्यूट्रॉन से दूर जाना चाहता है, तो उनको पास में कौन लाया? मतलब भाई साहब कोई तो एक ऐसी फोर्स है जो इस छोटे न्यूक्लियस के लेवल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी डोमिनेट कर जाती है। एक फोर्स तो ऐसी है जो उस छोटे से लेवल पे, और हमको कहीं दिखती ही नहीं है, मतलब कि भाई वो वहीं पे पाई जाती है, और उस लेवल पे उसका इतना चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी बड़ी हो जाती है, उसको भी डोमिनेट कर जाती है। इसीलिए उसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। मतलब जितना इनके बीच में रिपल्शन है ना, उससे भी ज्यादा उसका अट्रैक्शन है, उसकी वजह से ही तो न्यूक्लियस पैक है। नहीं तो टूट के अलग ही हो जाता है, क्यों पास में जाना चाहेगा, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के पास जाना ही क्यों चाहेगा? अभी पढ़ने लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अभी तो पढ़ लिया, सबने पढ़ लिया कि भाई लाइक चार्ज रिपेल करता है, तो पास में क्यों है? मतलब जो दूर ले जाना चाह रहा है उससे भी तेज कोई पास लाना चाह रहा है उसको। समझ में आई बात? उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं। लेकिन उसके साथ दिक्कत है, ये शॉर्ट रेंज है। सेकंड पे आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग 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 नहीं होता है, एक ही चीज होता है। अब ये तुम लोग 2 महीने बाद जान पाओगे कैसे सेम है, अभी मत पूछना। तीसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये कहाँ आता है? ये आता है जब डिकेज वगैरह होते हैं, रेडियो एक्टिव डिकेज वगैरह होते हैं, जब अल्फा इमिशन, बीटा इमिशन वगैरह होता है, वहां पे आता है। और सबसे जो हल्का फोर्स है, जो सबसे वीक फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इन चारों फंडामेंटल फोर्स में जो सबसे वीक है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं तुमको कल होमवर्क पे दूंगा, अभी के लिए तो तुम्हारे पास एक होमवर्क है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। मान लो 2 बॉडी है, ए बी, दोनों को मैंने कांटेक्ट में किसी तरह से लाए, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसने 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, प्लस में इसके पास आ गए, इट गेन्स 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। और इसके में कैसे लिखूं इसको, प्लस गेन लिख दे रहा हूं यहाँ पे, और इसको मैं लिख दे रहा हूँ लूज 10 इलेक्ट्रॉन। इसने 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने 10 इलेक्ट्रॉन वही क्या कर लिए, गेन कर लिए। ट्रू की फॉल्स? ए पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ए पे जो चार्ज है वही बी पे चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ट्रू की फॉल्स? ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। कितने लोग फॉल्स? ट्रू। भाई 4-5 लोग, बाकी लोग कुछ नहीं। अरे कुछ तो भाई, क्वेश्चन में तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। पहले दोनों बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल थी, इधर से 10 इलेक्ट्रॉन निकल के गए, इधर से
निकल के गए तो इसके पास 10 एक्स्ट्रा हो गए, इसके पास 10 कम हो गए। बोल रहे हैं जो ए पे जो चार्ज आएगा उसका मैग्नीट्यूड और बी पे जो चार्ज आएगा उसका मैग्नीट्यूड बराबर है। ऐसा ये बात सही है कि गलत है? सही है। सोचो, अरे भाई इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? कुल मिला करके तो निगेटिव में आ जाएगा ना, 10 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यही आएगा ना, क्योंकि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। इसके ऊपर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में आएगा, बट आएगा कितना? 10 इंटू प्लस में 1.6 इंटू 10 की पावर 19, और मैं तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था, मैग्नीट्यूड तो क्या होगा? सेम ही तो होगा। हाँ पहले, अभी अभी बोला पहले न्यूट्रल से। चलो, बी, मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी, तो ये चीज तो हो गई भाई ट्रू, ये चीज तो हो गई ट्रू। मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी। हाँ भाई पहले इक्वल थे, पहले दोनों आइडेंटिकल बॉडी हैं, और हाँ ठीक है चलो, ये इस बार चलो तुमने पूछा, पिछली बार का कोई मतलब नहीं था, इस बार बता देता हूँ, पहले दोनों के मास भी आइडेंटिकल थे, अगर ये भी 1 kg का था तो ये भी 1 kg का था, सब कुछ बराबर है, और शुरुआत में न्यूट्रल थे। 10 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले गए, इसने 10 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसने 10 इलेक्ट्रॉन लूज किया, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो बराबर आएगा, ये बात समझ में आ गई। व्हाट अबाउट मास? क्यों ट्रू है? ट्रू वाले कितने हैं? ट्रू वाले कितने हैं? दो। चलो ओमकार बताओ ट्रू क्यों हो गया? हाँ, मतलब नहीं, नेग्लेक्ट नहीं करना, इस समय थोड़ा ध्यान दे रहे हैं उस पर, अब ऐसे तो इलेक्ट्रॉन का मास 10 की पावर माइनस 30 नहीं कम, थोड़ा सा भी बढ़ गया तो ठीक है, चलो तुम सोच रहे हो, नेग्लेक्ट वेग्लेक्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, अभी ग्रेविटेशनल की बात थोड़ी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात। बोलो भाई। ठीक है, थोड़ा बहुत तुम लोग भी समझ रहे हो, जो लोग हाँ भी कह रहे हैं वो लोग नेग्लेक्ट करने की बातें कर रहे हैं। एक्चुअली में मास में फर्क पड़ेगा, क्योंकि चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, तो अगर यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो मास इधर चला गया ना, किसका मास ज्यादा हो जाएगा? मास ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गए, 10 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, मतलब 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 30 किलोग्राम, तो वहां पे वेट उसका हाँ कम है, बट ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मास उसका बढ़ गया। ठीक है, तो मास ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ बी, दैट इज फॉल्स, एक्चुअली में मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए। चलो एक और क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए, तो यही करा दिया, एक ही होमवर्क दिया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल इजी बच्चों का है, खुद से हो जाएगा। हाँ, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली, इसको नोट कर लो। सबसे पहले लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, दूसरा चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, तीसरा एडिटिविटी, चौथा कंजर्वेशन, पांचवा क्वांटाइजेशन। अब तुम लोगों ने कुछ कुछ बात की थी, कोई बोल रहा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, चलो बता देता हूँ, नहीं बताऊंगा तो भी काम चल जाता, बट ठीक है पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 6, देखो, अब ये इसका क्या मतलब है, इसको जो टेक्निकल वर्ड है उसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट है कि रिलेटिविस्टिक वेरिएंट है, इसका ये मतलब होता है। तुम ये बताओ, जैसे मेरा मास अभी है जो भी है, किसी का भी मास, मान लो कोई 50 kg का ऑब्जेक्ट है या इंसान है, वो रेस्ट पे है, उसका हमने मास देख लिया 50 kg, उसको मैं बहुत तेज लेके जाने लगा, बहुत तेज का कितना मतलब, मान लो कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मैं उसको लेके जाने लगा सपोज 2 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, काफी ज्यादा हो गया ना, ऐसे तो कोई भी पार्टिकल चीज बनी नहीं है, मतलब हम लोग नहीं बना पाए, ह्यूमन मेड, तो इस पे लेके जाने लगा तो उसका मास सेम रहेगा क्या? मास चेंज हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं उसी पार्टिकल पे शुरुआत में 1 कूलम का चार्ज था जब वो रेस्ट पे था, और जब वो 2 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड पे जाने लगा तो उसका चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा? सेम रहेगा।
ऑप्शन ही नहीं दिया था मैंने, सेम रहेगा बोला, सिर्फ बढ़ेगा कि घटेगा? सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। मास जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज जो है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। बुक वगैरह में दिख जाएगा तो ठीक है, आएगा कभी जिंदगी में, नहीं तुमसे पूछेगा। मैं बस लिख लो, एक लाइन लिखना चाहो तो। चार्ज डज नॉट चेंज विद स्पीड, जबकि मास चेंज होता है। ठीक, किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। एम नॉट क्या है? रेस्ट मास मतलब क्या? जब वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ था तब उसका मास कितना है। क्या हुआ, बोलो, कोई दिक्कत है? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी भी नहीं है तो बोलो। हाँ, चलो कोई बात नहीं, जब नहीं दिक्कत है, दिक्कत बना थोड़ी दोगे। हाँ, तो एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट में वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम नॉट क्या है, रेस्ट मास। रेस्ट मास मतलब जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो देखो जब रुका हुआ है तो वी क्या होगा, जीरो। जब ये जीरो हो गया तो ये पूरा चीज एम इक्वल टू एम नॉट हो गया। लेकिन इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, अगर ऑब्जेक्ट चलने लगा, ये v बाई सी का रेशियो क्या होगा भाई, लेस देन वन होगा। वन माइनस लेस देन वन मतलब ये वाली चीज वन से कम होगी, और डिनोमिनेटर अगर वन से छोटा होता है तो पूरी चीज जो होती है बढ़ के उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एम क्या हो जाएगा, एम नॉट से बढ़ जाएगा। जैसे एक चीज पूछा जा सकता है कि भाई फोटोन, लाइट की स्पीड में कौन जा सकता है, एक तो फोटोन जाता है, फोटोन जाता है ना, तो फोटोन का रेस्ट मास कितना है, पढ़े होगे, जीरो होता है फोटोन का रेस्ट मास। तो अगर पढ़े हो कि कोई भी चीज जिसका रेस्ट मास नॉन जीरो है, कोई भी चीज जिसका रेस्ट मास नॉन जीरो है, वो लाइट की स्पीड से जा ही नहीं सकता। जैसे कोई हमसे पूछ ले कि भाई क्या हम कभी जिंदगी में लाइट की स्पीड से जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा रेस्ट मास नॉन जीरो है। देख लो इसको, ऐसा होगा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, ये वाला टर्म क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे जैसे मेरी स्पीड बढ़ेगी, मान लो किसी ऐसे व्हीकल पे बैठ गए, मेरी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो मेरा मास भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अपने आप को भारी फील करते रहेंगे। जैसे ही लाइट की स्पीड के बराबर पहुंच गए, v इक्वल टू सी हो गया, यहाँ पे आ गया वन माइनस वन, जीरो, और मास क्या हो गया, इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट मास। तो इनफाइनाइट मास तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम इनफाइनाइट भारी हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आई बात, कितने भारी होते जाएंगे, भारी होते जाएंगे, लेकिन इनफाइनाइट हो जाएंगे अगर लाइट की स्पीड तक जाएंगे तो ना हम इनफाइनाइट मास पहुंच पाएंगे, ना हम लाइट की स्पीड तक। समझ में आई बात? हाँ, नहीं, मास नहीं रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाइल मास डज चेंज, चार्ज डज नॉट चेंज विद, एक मिनट रुको, चार्ज डज नॉट चेंज विद स्पीड व्हाइल मास डज। नहीं, कहाँ पढ़ा है, मास वेरी होता है। हम लोग अपने सारे काम के लिए, सुनो, हम लोग के लिए जो वेलोसिटी होती है वो बिल्कुल छोटी सी होती है। वो छोटी कितनी, मान लो 100 मीटर पर सेकेंड, ऊपर 100 और नीचे लाइट की स्पीड 10 की पावर 16, तो ये बिल्कुल निग्लेजिबल हो जाता है, एम इक्वल टू एम नॉट आ जाता है। लेकिन वो बहुत छोटी स्पीड के लिए है, स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है तो मास चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर कल आगे पढ़ेंगे।